आइए सीधे आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में हमारी अपनी कहानी है। पूरे 4 अरब साल का इतिहास सोचिए, पृथ्वी पर जीवन की एक छोटी सी शुरुआत से लेकर आज के आधुनिक मानव तक का सफर। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि अनगिनत संकटों, चमत्कारों और लगातार होते बदलावों की एक बेहद रोमांचक दास्तान है। मतलब जरा सोच कर देखिए, कितना हैरान करने वाला लगता है ना कि जो पृथ्वी तभी धधकते हुए लावे और गैस का एक बिल्कुल निर्जीव आग का गोला हुआ करती थी, आज वही दुनिया इतने बुद्धिमान जीवों से भरी है कि हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इस पूरी टाइमलाइन को समझने के लिए हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जीवन की शुरुआत यानी लूका की, फिर देखेंगे डायनासोर का अंत, उसके बाद छोटे स्तनधारियों का संघर्ष, फिर बारी आएगी लूसी और 2 पैरों पर चलने की शुरुआत की। 5वें नंबर पर हम आग, औजार और बुद्धि के विकास को समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे होमो सेपियंस की रोमांचक यात्रा की। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, जीवन की शुरुआत यानी लूका। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब हमारी पृथ्वी बस ठंडी ही हो रही थी। विकास का ये जो पैमाना है ना, ये सच में बहुत बहुत विशाल है। करीब 4 अरब साल पहले की बात है। पृथ्वी पर जमीन या महाद्वीपों का तो कोई नामो निशान तक नहीं था, बस एक आग का गोला। फिर लगभग 3.5 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। पानी के अंदर पहली कोशिका यानी फर्स्ट सिंगल सेल का जन्म हुआ। करोड़ों सालों तक जीवन बस इन्हीं सिंगल सेल्स तक सीमित रहा, लेकिन फिर म्यूटेशन हुआ और 555 मिलियन साल पहले मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय जीवन बना। और फिर 375 मिलियन साल पहले तो कमाल ही हो गया। कुछ जीवों ने ऑक्सीजन की तलाश में पानी से बाहर निकलकर सूखी जमीन पर अपना पहला कदम रखा। अब यहाँ LUCA का जिक्र करना बहुत जरूरी है, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। विज्ञान के मुताबिक ये कोई पूरी तरह से विकसित जीव नहीं था, बल्कि इसे आधा जीवित कह सकते हैं। इसमें सिर्फ 355 जीन थे। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? आज हमारी धरती पर मौजूद हर एक पेड़, पौधा, जानवर और हाँ, इंसान भी, हम सबका ये सबसे पुराना साझा पूर्वज है। जी हाँ, हम सबकी शुरुआत पानी में तैरने वाले इसी नन्हे से माइक्रोब से हुई थी। है ना बिल्कुल हैरान करने वाला। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, डायनासोर का अंत। जीवन धीरे धीरे अपना रास्ता बना ही रहा था कि तभी प्रकृति ने एक ऐसा खेल खेला जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक वक्त था जब विशालकाय डायनासोर इस हरी भरी धरती के इकलौते राजा हुआ करते थे। उनका ये राज कोई 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 15 करोड़ साल तक चला। लेकिन फिर आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एक उल्कापिंड अंतरिक्ष से आया और सीधे पृथ्वी से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि इसकी तुलना लाखों परमाणु बमों से की जा सकती है। आसमान में धूल के घने बादल छा गए, सूरज की रोशनी आनी ही बंद हो गई, और नतीजा लगभग 75% जीवन, जिसमें वो सारे विशाल डायनासोर शामिल थे, राख में तब्दील हो गए। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, छोटे स्तनधारियों का संघर्ष। कहते हैं ना कि हर महाविनाश के बाद एक नई शुरुआत का बीज वहीं कहीं छिपा होता है। बस इसी प्रलय ने हमारे पूर्वजों के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। जब जमीन के ऊपर सचमुच आग बरस रही थी, तब हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे? वो आकार में चूहे या छछूंदर जैसे दिखने वाले मात्र कुछ इंच के स्तनधारी जीव थे, जो अपनी जान बचाने के लिए जमीन के नीचे बिलों और गुफाओं में छिप गए। और सबसे बड़ी बात, उनमें जिंदा रहने की एक गजब की इच्छा शक्ति थी। जब खाने को कुछ नहीं बचा तो वे राख और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहे। सोचिए, इन्हीं छोटे छोटे जीवों के अंदर पूरी इंसानियत का भविष्य छिपा हुआ था। जिंदा रहने की इस जद्दोजहद में उन्होंने अपने शरीर में कई कमाल के बदलाव किए। बड़े शिकारियों से बचने के लिए उन्हें बहुत फुर्तीला होना पड़ा, जिससे उनके देखने और सुनने की ताकत बहुत तेज हो गई। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उनके शरीर पर घने बाल आ गए। वैसे क्या ये दिलचस्प नहीं है कि आज भी जब हमें ठंड लगती है या हम डर जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं? असल में ये हमारे उन्हीं पूर्वजों की निशानी है जो बालों के जरिए हवा को रोककर खुद को गर्म रखते थे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी क्रांति और हुई। उन्होंने अंडे देने के बजाय सीधे बच्चों को जन्म देना शुरू किया, और उन बच्चों को सुरक्षित रूप से पोषण देने के लिए स्तन ग्रंथियों यानी मेमोरी ग्लैंड्स का विकास हुआ। अब बात करते हैं चौथे पड़ाव की, लूसी और 2 पैरों पर चलना। समय के साथ इन स्तनधारियों ने कई अलग अलग रूप लिए।
लेकिन अब हम उस अहम मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से हमारे शारीरिक विकास की कहानी पूरी तरह से पलट गई। पर आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि इंसान सीधे बंदरों से बने हैं। खैर, सच तो यह है कि डार्विन के सिद्धांत ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। असली तथ्य यह है कि इंसान और बंदर दोनों का एक ही साझा पूर्वज हुआ करता था जो लाखों साल पहले अस्तित्व में था। फिर वहां से दोनों प्रजातियां बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में विकसित होने लगीं। तो बंदर हमारी पुरानी प्रजाति नहीं है, बल्कि हम दोनों एक ही विकासवादी पेड़ की दो अलग अलग शाखाएं हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम पेड़ों से नीचे जमीन पर आए ही क्यों? बात करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका की है। वहां टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकीं और पहाड़ों की विशाल श्रृंखलाएं बन गईं। इन ऊंचे पहाड़ों ने बादलों का रास्ता रोक लिया, जिससे बारिश बंद हो गई। नतीजा ये हुआ कि अफ्रीका के घने जंगल सूखने लगे और वो विशाल घास के मैदानों में बदल गए। अब जब पेड़ ही कम हो गए और खाने की किल्लत होने लगी, तो हमारे पूर्वजों को मजबूरी में पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर आना ही पड़ा। यहीं पर मानव इतिहास की सबसे शानदार खोजों में से एक का जिक्र आता है, लूसी। इसे वैज्ञानिक भाषा में ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी कहते हैं। 1974 में इथियोपिया में 3.2 मिलियन साल पुराना एक जीवाश्म मिला, और ये कोई आम जीवाश्म नहीं था। लूसी की रीढ़ और कूल्हे की हड्डियां ये साफ बताती हैं कि वो पूरी तरह से दो पैरों पर सीधी होकर चल सकती थीं, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी मुड़ी हुई थीं और बाहें लंबी थीं। मतलब वो पेड़ों पर चढ़ने में भी पूरी तरह से माहिर थी। सच में लूसी वो मिसिंग लिंक है जो पेड़ों पर रहने वाले जीवन और जमीन पर चलने वाले जीवन को आपस में जोड़ती हैं। चलिए अब 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आग, औजार और बुद्धि। दो पैरों पर चलने की वजह से बदलावों की एक ऐसी झड़ी लग गई जिसने आखिरकार हमें दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीव बना दिया। आइए इस दिमाग के विकास यानी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन को समझते हैं। देखिए, दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमारे हाथ बिल्कुल आज़ाद हो गए। अब इन खाली हाथों से हमने चीज़ों को पकड़ना शुरू किया। अंगूठे की पकड़ और मजबूत हुई और हमने पत्थर के बेहतरीन औजार बना लिए। इसके बाद हमने आग को कंट्रोल करना सीख लिया। अब औजार भी थे और आग भी, तो हमने मांस को पकाना शुरू कर दिया। अब पका हुआ खाना पचाना शरीर के लिए बहुत आसान था, तो जो ऊर्जा पहले खाना पचाने में बर्बाद होती थी वो अब बचने लगी, और वही अतिरिक्त ऊर्जा हमारे दिमाग को बड़ा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने के काम आई। अक्सर हम एक वाक्य सुनते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका असली मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो सबसे विशाल या ताकतवर है वही बचेगा, बल्कि प्राकृतिक चयन में फिट होने का मतलब है वो जीव जो अपनी बुद्धि और समझदारी से खुद को बदलते माहौल में सबसे अच्छी तरह ढाल सके। और देखा जाए तो इंसानों ने अपने तेज होते दिमाग के साथ बिल्कुल यही तो किया। अब हम पहुंच गए हैं अपने छठे और आखिरी अध्याय पर, होमो सेपियंस की यात्रा। ये वो दौर है जहां हमारी ये विकसित बुद्धि धीरे धीरे एक पूरी सभ्यता का रूप लेने लगती है। दिमाग का विकास तो हो ही रहा था, लेकिन तभी शरीर में एक और बड़ा चमत्कार हुआ। हमारे गले की मांसपेशियों और वोकल कॉर्ड्स में खास म्यूटेशन हुआ, जिसने हमें अलग अलग तरह की आवाजें निकालने के काबिल बना दिया। इसी से बनी हमारी सबसे बड़ी ताकत, यानी जटिल भाषा। अब हम सिर्फ इशारे नहीं कर रहे थे, हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटीक जानकारी शेयर कर सकते थे, शिकार की लंबी प्लानिंग कर सकते थे और टीम बनाकर बड़े बड़े जानवरों को हरा सकते थे। असल में बातचीत करने की ये कला ही वो महाशक्ति थी जिसने इंसानों को इस पूरी धरती पर राज करने के काबिल बनाया। 1,70,000 ये वो समय है जब इंसानों ने अपने दिमाग का एक और शानदार इस्तेमाल किया। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से करीब 1,70,000 साल पहले इंसानों ने कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कपड़ों का आविष्कार किया। उन्होंने अपने ही बनाए पत्थर के औजारों से जानवरों की मोटी खाल को कपड़ों में बदल दिया, और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे ठंडे और बर्फीले इलाकों में भी आसानी से माइग्रेट कर पाए और वहां सरवाइव किया। इसके बाद करीब 10,000 साल पहले एक ऐसा मोड़ आया जिसने मानव इतिहास की पूरी दिशा ही पलट दी। हमने खेती करना सीख लिया। अब खाने की तलाश में हर दिन दर दर भटकने की जरूरत खत्म हो गई। लोग एक ही जगह पर टिककर बस्तियां बसाने लगे। और पता है, भोजन की सुरक्षा ने हमें सबसे कीमती चीज क्या दी? वो था खाली समय। जी हाँ, इसी खाली समय की बदौलत इंसान रात के आसमान को निहार पाया, खगोल विज्ञान, चित्रकारी और भाषा की लिपियों का विकास कर पाया, और यहीं से उस आधुनिक तकनीक की नींव पड़ी जिसे आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ इस विश्लेषण में हमारी ये लंबी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़े जा रही है।
जैसा कि हमने अभी देखा, इवोल्यूशन या विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। ये लगातार चलती रहती है। अगर सिर्फ 4 अरब सालों में एक छोटी सी सिंगल सेल से लेकर अंतरिक्ष में जाने वाले बुद्धिमान जीव बन सकते हैं, तो जरा सोचिए आने वाले लाखों सालों में मानव विकास का अगला चरण कैसा होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से हम क्या नया रूप लेंगे? इस दिलचस्प विचार पर जरूर सोचिएगा। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।